आई एम बैक इन द वीडियो लेक्चर और आज हम बेसिकली कंप्लीट समरी डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की। ठीक है, सो चैप्टर 1 हमारे पास था बेसिकली क्या था, वाई व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। ठीक है, सो बेसिकली बायोमैकेनिक्स इटसेल्फ थी क्या, हमने ये डिस्कस किया था। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी, जिसमें बायोमैकेनिक्स की आ गई, स्टैटिस्टिक्स की आ गई थी, डायनामिक्स की आ गई थी, काइनेमैटिक्स थी। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेजोलॉजी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बताया गया। सो मेजरली बायोमैकेनिक्स हमारे पास क्या थी, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एनालिसिस देखते हैं कि कैसे फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं। सो बायो के रिलेटेड होगी तो बेसिकली मैकेनिक्स के बाद जब बायो की बात हो रही है तो बेसिकली लाइफ की बात होगी। ठीक है, सो बेसिकली जब लाइफ से रिलेटेड होगी तो बायोमैकेनिक्स कैसे होगी, बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड होगी। तो बायोमैकेनिक्स इज बेसिकली द लाइफ एंड मैकेनिक्स, मतलब जो एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो आपकी बॉडी के ऊपर कैसे लग रहा है इसके बारे में डिस्कशन होगी। स्टैटिस्टिक्स क्या थी कि हमारे पास बेसिकली जब कांस्टेंट स्टेट में है ना, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्टेट में है तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। डायनामिक्स जब हमारे पास मूवमेंट में होगी, जब एक्सेलरेशन होगी किसी बॉडी के अंदर तो तब हमारे पास क्या होगी, डायनामिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी कि हमारे पास आई थी काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है मोशन की। ठीक है, मतलब मोशन बॉडी के कैसे परफॉर्म होता है स्पेस में, टाइम से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, टाइम उसमें कैसे हम इंडल्ज करते हैं, हम उसको किस एरिया में वो मोशन परफॉर्म हो रहा है, वो स्पेस। ठीक है, वो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन होती है। जब इस मोशन के साथ, जैसे स्पेस टाइम के साथ, जब हम फोर्सेस को भी डिस्कस करना शुरू करते हैं ना तो हमारे पास काइनेटिक्स होती है। ठीक है, बेसिकली उसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। अब हमारे पास ये हमने डेफिनेशंस डिस्कस करी। काइनेजोलॉजी बेसिकली सिंपल सी जो एक टर्म है वो कहती है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट्स होती है। इस स्टडी ऑफ मूवमेंट्स के बेसिकली फर्दर सब डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें बेसिकली एक टर्म बायोमैकेनिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा है, आपके बुक में भी बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, जो बायोमैकेनिक्स की इटसेल्फ बुक आप स्टडी करते हो उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में बना हुआ है, जिसमें बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज, फिजियो, मोटर कंट्रोल, एथलेटिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स फिलोसफी है, स्पोर्ट्स आर्ट्स है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, सो ये सारे सब डिसिप्लिन आते हैं काइनेजोलॉजी में, और ये आप मतलब आप समझो कि एज अ थेरापिस्ट आपके लिए ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जाके आगे बेसिकली पेशेंट को ट्रीट कैसे करें उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें क्लिनिकल और साइंटिफिक दोनों एस्पेक्ट्स, मतलब रिसर्च और क्लिनिक दोनों एस्पेक्ट्स जब कंबाइन होते हैं एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो तब हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन क्रिएट होती है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन इट्स नॉट अबाउट फिजिकल थेरेपी इटसेल्फ। स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत सी ब्रॉड टर्म्स आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बुक में पूरा एक टेबल बना, लाइक इसमें डिफरेंट तरह से कार्डियोवैस्कुलर रिहैबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, डिफरेंट तरह से रिहैबिलिटेशंस आती हैं, वो सारी हैं। इसी में बायोमैकेनिक्स भी, इसकी भी एक साइंटिफिक ब्रांच है जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो मेजरली आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो जो बेसिक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा पहला सवाल जो था वो ये था कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बायोमैकेनिक्स। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बायोमैकेनिक्स स्टडी करते हैं। ठीक है, सो बायोमैकेनिक्स बेसिकली स्टडी करते हैं, बायोमैकेनिस्ट्स बेसिकली हम स्टडी करते हैं, या बायोमैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, वो बेसिकली सबसे पहले जो थी वो ह्यूमंस के ऊपर थी। यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स की एग्जांपल भी दी हुई है आपकी बुक में, पर हम ह्यूमंस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जोलॉजिस्ट ने उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी किया था। पर ह्यूमंस के ऊपर बेसिकली जब कॉस्ट रनिंग इंक्रीज करते हो ना आप, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करते हो, तो हमारे पास एनर्जी की कॉस्ट भी इंक्रीज है, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सो मेजर हमारे पास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर, तो आपके पास क्या आएंगे कि बेसिकली अगर स्पीड देखो, अगर रनिंग स्पीड ज़्यादा होती है तो एनर्जी की कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, सो बेसिकली एक ह्यूमंस के अंदर आपका पैटर्न ऐसे डेवलप होता है, जितनी स्पीड ज़्यादा हुई आपकी उतनी रनिंग की कॉस्ट ज़्यादा हुई। क्यों हुई, क्योंकि बेसिकली जब स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, अगर वो तेज़ भागते हैं तो उनकी एनर्जी कम कंज्यूम होती है, लेकिन जब एज अ लार्ज एनिमल आपकी बॉडी का इटसेल्फ वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा बन रही होती है, जैसे रनिंग स्पीड आप ज़्यादा करते हो आपके हर बॉडी का हर पार्ट जो होता है उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। इसका मतलब आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कॉस्ट करेगी, मतलब एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, सो मेजरली ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा हो रही होती है। सम रन ईजिली, इसमें उन्होंने ये आपको सिंपल सी एग्जाम्पल आई, कुछ लोग बहुत आसानी से भागते हैं कंफर्टेबल तरीके से, और कुछ का इतना इशू होता है कि वो रनिंग करते हैं, उनको सांस चढ़ रहा है, उनका एक इशू एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ होता है। ठीक है, सो मेजरली उनके साथ बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे होते हैं, और ये बेसिकली आपकी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, आपका मसल
फाइबर इट सेल्फ डिफरेंट कॉम्पोजिशन से मिलकर बना हुआ है, तो हर बंदे की डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की डिफर होती है। तो मेजरली उन्होंने आपको बता दिया कि कंफर्टेबल तो होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल भी होती है, और वो बेसिकली उसके पीछे मसल फाइबर इट सेल्फ कॉज है, क्योंकि ये एनाटॉमिकल है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ बायोमैकेनिकल फैक्टर यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमंस में जब एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी मसल फाइबर का कोई इशू चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली एक बंदा जो होता है या कोई पैथोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन मेजरली जो होता है मसल फाइबर की कॉम्पोजिशन का इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीज़ें डिस्कस करें, हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन बेसिकली अगर आप बायोमैकेनिकल रिलेटेड देखते हो तो बायोमैकेनिक्स का इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल थे हमारे पास नासा से रिलेटेड। नासा में रिसर्चर्स काफ़ी काम करते हैं, बायोमैकेनिक्स बहुत काम करते हैं, और फिर ये प्रमोट किया गया कि अंडरस्टैंडिंग की गई ग्रेविटी का इट्स सेल्फ लाइक माइक्रो ग्रेविटी जो ह्यूमंस के मस्कुलोस्केलेटल के उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये ग्रेविटी के इट्स सेल्फ इफेक्ट्स क्या हैं, और इसको हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब पर्सन स्पेस में होता है, लाइक फ्यू डेज अगर उसने स्पेस पे गुजारे हैं, तो उसकी बोन डेंसिटी रिड्यूस हो रही होती है, मिनरलाइजेशन रिड्यूस हो रही है, स्ट्रेंथ हो रही है, मसल की एट्रोफी भी होती है, मतलब मसल का मास कम हो रहा है। मतलब एट्रोफी का मतलब यह है कि मसल डैमेज हो रहा है और वो अपने साइज़ में कम हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मसल एट्रोफी की टर्म आपको अगर नहीं पता, जिन लोगों को उनके लिए थी, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो रहा होता है, चेंजेस आ रहे थे, इम्यून सिस्टम में चेंजेस आ रहे थे, लाइक अगर अभी सिर्फ फ्यू डेज गुजारे हैं, लाइफ नहीं है उनकी, सिर्फ कुछ दिन होते हैं, 2 से 3, 7 से 8, जितना दिन का उनका ड्यूरेशन स्पेस में गुजर रहा है, उसकी वजह से कितने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अर्थ का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा स्टेबलाइज इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपको डैमेज नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब बोन लॉस उन्होंने कहा कि पर मंथ जो हो रही होती है लंबर स्पाइन पे, वो बेसिकली कितनी है, 1%, ठीक है, और हिप्स पे बेसिकली 1.5%। तो बेसिकली इसके बैक पे प्रोसीजर ये हो रहा होता है, बेसिकली ये इसी एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि क्या कितना बोन लॉस हो रहा है। सो बेसिकली रिड्यूस हो रही, इंक्रीज हो रही होती है बोन की रीअब्जॉर्प्शन, और डिक्रीज होती है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। तो मेजरली इसकी बैक साइड पे वजह ये थी कि अब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बोन जो है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही। तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर जो पुरानी थी वो तो डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब नई बन नहीं रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे केस ये आ रहा है कि पुरानी डिस्ट्रॉय होने के बाद नई बन नहीं रही, तो बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन की मिनरलाइजेशन कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम होगी, मसल की एट्रोफी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट, इम्यून सिस्टम के चेंजेस आ जाएंगे। तो मेजरली ये सारी जो है नासा के केस में आ रही होती है। लाइक आप जब पर्सन स्पेस में है तो उसके साथ कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। फिर आ जाती है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में बेसिकली हमें पता है बोन मिनरल मास या स्ट्रेंथ कम होती है, बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती है बेसिकली, ठीक है। जब हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, मतलब बोन के अंदर का जितना मटेरियल है वो कम होने लग गया, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का बैलेंस खत्म हो गया, ठीक है, एक ज़्यादा काम करे कम करे, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे डिसरप्शन आ रही थी, ठीक है, तो मिनरल मास कम हो रहा है, तो हमारे पास बोन पेन और फ्रैक्चर्स की चांसेस लेटर एजेस में इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस हाई एज रिलेटेड, ठीक है, एज के साथ साथ ज़्यादा होता है, और मोस्टली वुमेंस में ज़्यादा होता है, मेंस में ये कम होता है, ठीक है। सो वुमेंस में ये ज़्यादा होता है, मेंस में ये कम होता है, और बेसिकली हमारे पास बोन पेन और फ्रैक्चर्स कॉज करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं ना, वो फेमोरल नेक का होता है, लाइक हिप रिलेटेड और वर्टिब्रा रिलेटेड है, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास मेजर कॉज ये आ रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, ठीक है। ये मोबिलिटी इम्पेयरमेंट भी क्या होती है, आपके पास एज रिलेटेड है, ठीक है। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट क्या है कि बेसिकली एज के साथ साथ आपकी मोबिलिटी, आपकी बैलेंस कम होता है। आपको पता है कि आप किसी एजिड या एल्डरली को देखते हो तो आपको क्या फील होता है कि वो बंदा काफ़ी हद तक वीक हो रहा है, ठीक है, उसकी कमर झुक रही है, उसे चला नहीं जा रहा, वो स्टेप्स मुश्किल से ले रहा है। तो इस केसेस में क्या होता है, बैलेंस कम हो रहा है, तो हमारे पास फॉल्स के और बेसिकली फ्रैक्चर्स के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे की फैक्टर ये है कि हमने प्रिवेंट करना है फॉल को, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिक्स जो काम करते हैं ना, वो ट्रंक की मोशन को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप ट्रंक है ना, ये आपकी सारी जो आपके पास बेसिकली नेक से नीचे का सारा पोर्शन आता है और हिप से ऊपर का, ठीक है, यहाँ की आप मूवमेंट को अगर लिमिट करते हो और प्रॉपर बॉडी की एक्सरसाइज करवाते हो, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करवाते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप होल बॉडी एक्सरसाइजेस के साथ साथ पेशेंट को एक्टिव भी रख रहे हो और ट्रंक की लिमिटेशन भी कॉज कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी
फॉल्स जो है रिड्यूस हो जाती हैं। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हो कि फैक्टर यही है कि फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। सो आप मेजरली आप फॉल्स को, बैलेंस को काफ़ी हद तक इस 3 चीज़ों के साथ स्टेबलाइज करके, फॉल्स को प्रिवेंट करके चीज़ों को काफ़ी हद तक लिमिट कर सकते हो। फर्दर फ्रैक्चर्स के चांसेस और हर चीज़ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है चिल्ड्रन विद सीपी, ठीक है। आप सीपी का अगर केस आता है आपके पास, मतलब सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास बेसिकली जेनेटिकल होती है, ठीक है, कंजेनिटल होती है। हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी इतना शायद पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली हमारे पास होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी हमारे पास बेसिकली इसमें ये होता है कि चिल्ड्रन, बच्चों का गेट डिफेक्ट हो जाता है जिसमें नी की फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आने लग जाती है स्टांस फेज में, ठीक है, एक्सेसिव आ जाती है। और एट लेटर स्टेजेस तो हमारे पास इतनी ज़्यादा एडक्टर्स टाइट हो जाते हैं कि दोनों नीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जुड़ने लग जाते हैं। वो चल रहा होता है तो उसका गेट का पैटर्न इतना ख़राब हो चुका होता है कि आप देखोगे तो आपको बाकायदा पता चल जाएगा कि सीपी का पेशेंट है, ठीक है। और मेजरली अगर आप यहाँ के एरियाज़ के देखते हो, एशियन कंट्रीज़ में देखते हो, तो पेशेंट आपके पास बहुत स्वेरिटी के साथ ही आया होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा करीब ना भी हो तो ये एडक्टर्स टाइट मस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रैक्चर्स बन रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मेजर यहाँ पे क्या होता है कि सर्जरी की तरफ लोग भेज देते हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपी इट्स सेल्फ काफ़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आप इसको अटैच कर देते हो विद सर्जिकल अप्रोच, ठीक है, जिसमें रेक्टस फेमोरस सार्टोरियस के इंसर्शन के साथ कंबाइन अटैच किया जाता है, वो एक प्रॉपर अप्रोच है। ये बेसिकली बायोमैकेनिक्स और रिसर्चर्स ने मिल के इस अप्रोच को बनाया था, और ये कंबाइन अप्रोच इतनी हेल्पफुल होती है कि पेशेंट नॉर्मलाइज कर जाता है, ठीक है, मतलब आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट को इतनी मोबिलिटी इतना तैयार कर चुके होते हो कि आप उसकी प्रॉपर मोबिलाइजेशन करवा के, आप उसकी मूवमेंट्स वापस ला के, काफ की स्ट्रेचिंग करवा के, टाइटनेस ख़त्म करके आप पेशेंट वापस कर सकते हो, मतलब आप नॉर्मलाइज कर सकते हो उसका गेट, ठीक है, मतलब आप उसकी नॉर्मल गेट का काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करवा सकते हो। और इन केसेस में ये होता है कि बेसिकली पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव करता है, पर यहाँ पे अवेयरनेस कम होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी प्रॉपर अप्रोच क्या ली जा सकती है। सो इतना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जाया ही नहीं जाता कि सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाया जाए, फिजिकल थेरेपी प्रॉपर दिलवाई जाए, पर यहाँ पे नहीं होता। बच्चा इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि फिर सर्जिकल अप्रोच के बाद भी पेशेंट इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर सक रहा होता, ठीक है। सो मेजरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज करनी होती है, आपने काउंसलिंग अवेयरनेस फैलानी होती है एरियाज़ में कि लाइक आपने किस तरह से इसको डायग्नोज करना है, तब आपको पता चल जाता है, ठीक है। फिर आपके पास गेट इम्प्रूव हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अगर किसी की एम्पुटेशन हुई, एम्पुटेशन ये होता है कि टांग का कट जाना, ठीक है, टांग कट जाती है जब आपके पास नी के नीचे से, ठीक है, नी बिलो हमारे पास क्या होती है, नी। अभी अगर आप इसको नी कंसीडर करते हो तो यहाँ से आप समझो कि उसकी एम्पुटेशन हुई हुई है, नी बिलो उसकी टांग कट गई है, तो उसमें गेट इम्प्रूव ऐसे कराते हैं कि आप जैसे आप जिसको कहते हो ना कि आपके पास नकली टांग लगा दी गई है, ठीक है, प्रोस्थेसिस हमारे पास बेसिकली वो होते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेसिस का एक इफेक्ट होता है कि एक तो ये कि ये बिल्कुल ही आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड्स को इतना इंक्रीज़ कर चुके होते हैं ना कि आपके लिए नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए फिजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि उसको रिस्टोर कर सके, उसका रिटर्न कर सके, उसकी एनर्जी गेट के दौरान जो उसको एनर्जी चाहिए वो किस तरह से इफेक्टिव होगी, बेसिकली वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स है जिसमें आप प्रिवेंट करते हो वर्क रिलेटेड इंजरीज, इंप्रूव करते हो वर्किंग कंडीशन। जैसे अर्गोनॉमिक्स में आप पूरा यही डिस्कस करते हो ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स को कि किस तरह से आप वर्क रिलेटेड इंजरीज, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करवा सकते हो, वर्किंग कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो। CTS जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, बहुत कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हो आप कार्पल टनल को फर्दर होने से, उसके सिम्टम्स वेयर होने से, या प्रिवेंट कर सकते हो कि उसके होने से पहले भी उसको प्रिवेंट कर दिया कार्पल टनल को, तो दैट इज़ सो गुड, ठीक है। सो ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स वहाँ पे काम करती है, रिसर्चेज करती हैं किस तरह से इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करना है, किस तरह से काम करना है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं क्लैप स्केट्स, भी यही है कि आप किस तरह का इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हो। अब यहाँ पे स्केट्स में बेसिकली एक स्पीड स्केट्स हैं जिनके साथ आप हिंज लगा देते हो ताकि आपके टोज की प्लांटर फ्लेक्शन होती रहे जब आप जंप कर रहे हो, ठीक है, मतलब ज़मीन से जब आप पाँव उठा रहे हो, पुश ऑफ करते हो, ठीक है, एंकल को, तो वहाँ पे आपकी नी, आपके टोज में या आपके फुट में प्लांटर फ्लेक्शन होती रहे, ठीक है। सो इसके लिए स्केट्स यूज़ होते हैं। इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। सो अभी यहाँ तक काफ़ी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सॉल्विंग क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
सॉरी, हमें पहले बाकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है गोल्फ, ठीक है। गोल्फ से रिलेटेड ये है कि हम कंप्यूटराइज एनालिसिस करते हैं कि गोल्फ का स्विंग कैसा हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। जब आप गोल्फ की बॉल को शॉट करते हो तो उसमें किस तरह से एनालिसिस आपको पता है, वहाँ पे कंप्यूटराइज आ रही होती हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि कितनी दूर जा रही है, किस डिस्टेंस पे जा रही है, कितनी एक्यूरेसी के साथ शॉट गई है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर आपकी बॉडी के एंगल्स बताते हैं, आपने किस तरह शॉट लगाई है, जॉइंट की फोर्सेस किस तरह जॉइंट्स थे, फिर मसल की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा थी, किन पैटर्न्स में हुई है, ये सारी एनालिसिस जो होते हैं बायोमैकेनिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप करते हैं कि आप बेसिकली, हम डिस्कस तो यही कर रहे थे ना कि हम स्टडी क्यों करते हैं बायोमैकेनिक्स को, तो ये इसकी सारी एग्जांपल है, इतनी ज़्यादा एग्जांपल है कि किस किस जगह काम आता है, ठीक है। हेलमेट्स बनाने में, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न्स के थ्रू हेलमेट्स बनाने के लिए बायोमैकेनिक्स ने बहुत काम किया कि अगर बायोमैकेनिक्स हमारे पास प्रिवेंट करनी है, हमने फर्दर इंजरीज किस तरह से प्रिवेंट करनी है, हमने विजन्स को कैसे बचाना है, मतलब आंखों के आगे मिरर्स कैसे हैं, मतलब कितने कंसर्न्स आपने सारी चीज़ें देखनी होती है कि आंखों का विजन इफेक्ट ना हो, मिरर्स ऐसे डिज़ाइन किए गए, तो मतलब इतना ज़्यादा बायोमैकेनिस्ट काम करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है प्रोफिलैक्टिक नी ब्रेसिस के ऊपर आपने कैसे किया। प्रोफिलैक्टिक का मतलब ही प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। सो जो नी के ब्रेसिस है ना, जो प्रिवेंटिव नी ब्रेसिस हैं, जो आप बेसिकली क्रिकेट गेम देखते हो ना कि आपके पास एथलीट्स ने पहने होते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स ने पहने होते हैं ना नी पे ब्रेसिस, बेसिकली वो प्रिवेंटिव ब्रेसिस होते हैं, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट या सपोर्ट होती है कि आप इंजरी को प्रिवेंट कर सको, ठीक है, आपके पास इंजरी ना हो। प्रिवेंटिव का मतलब यही है इंजरी होने से पहले, ठीक है, इंजरी होने से पहले ही आपने उस जगह को सपोर्ट कर दिया तो इंजरी नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं, जैसे लिगामेंट्स की इंजरी हो जाती है फुटबॉल की गेम में, तो बेसिकली फुटबॉलर्स में ज़्यादा होती है लिगामेंट इंजरीज, तो मेजरली वहाँ पर ना हमने उनको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। फिर शू का डिज़ाइन कैसा है, शूज़ कैसे होने चाहिए, वो भी इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स, हम बायोमैकेनिक्स को स्टडी करते क्यों हैं, ठीक है। बेसिकली बेसिक नॉलेज बायोमैकेनिक्स की हमें फिजिकल थेरेपिस्ट, एक अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपको बॉडी की बायोमैकेनिक्स पता है तो आप उस पर काम इजी कर सकते हो, ठीक है। बायोमैकेनिक्स कैसे मैकेनिक्स है, कहाँ से फोर्स आ रही है, मैंने कहाँ फोर्स लगानी है, ग्रेविटी किस तरफ जा रही है, मुझे ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो मेरे लिए काम करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बेसिकली हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स को कि हमारे पास स्विमिंग अगर ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों नहीं देनी चाहिए, या क्यों रिकमेंडेड एक्सरसाइज नहीं है कि पेशेंट जो ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है उसको वो स्विमिंग करे, ठीक है। फिर हमारे पास सेफेस्ट वे के हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कैसे करते हैं, उसका सेफ तरीका क्या है, हमें तो ये नहीं पता ना, ठीक है, ये बायोमैकेनिक्स बताती है। फिर करेक्ट एंगल क्या है कि बॉल को थ्रो करने का ऐसा करेक्ट एंगल क्या है, या करेक्शन क्या है, या ऐसा करेक्ट बेसिकली एरिया क्या है जहाँ पे हम थ्रो करें तो मैक्सिमम, ओके। फिर करेक्ट एंगल क्या है, करेक्ट एंगल में किस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो सकता है जब मैं एक बॉल फेंकती हूँ डिस्टेंस से, ठीक है। मतलब एक फुटबॉलर या सॉरी एक क्रिकेटर बॉल दूर से फेंक रहा है, एक फुटबॉलर बॉल को थ्रो कर रहा है या एक शॉट लगा रहा है गोल के अंदर, तो वो कितना एक मैक्सिमम उसका एनर्जी चाहिए, एंगल चाहिए जिसके थ्रू वो बेसिकली वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये मेजर डिस्कशन बायोमैकेनिक्स में होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज होती हैं दो तरह की, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में बेसिकली अगर आप क्वालिटी को टेस्ट देखते हो, यार ये अच्छी जंप थी, ठीक है, ये एक बायोमैकेनिक्स, दो बायोमैकेनिक्स बैठे हुए थे और उन्होंने, एक ने कहा ये एक अच्छी जंप थी, क्वांटिटेटिव वाले ने कहा नहीं, उसने हाँ ना नहीं कहा, उसने गुड जंप नहीं बताया, उसने कहा ये जंप 2.1 मीटर लेंथ की थी, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में नंबरिंग आ गई, न्यूमेरिकल फॉर्म आ गई, उसने जंप की इस तरह से बताया। क्वालिटेटिव वाले ने आपको क्या बताया कि बेसिकली ये एक गुड जंप थी, ठीक है। तो ये होती है डिफरेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में। अब हम पहली चीज़ देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अराइज होती है हमारे डेली लिविंग्स के साथ, ठीक है। मतलब एल्डरली वुमेंस की फॉल की टेंडेंसी कैसी है, वो क्यों गिर रही हैं, उनकी बेसिकली वो उनकी बैक साइड में मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ये बेसिकली एक जनरल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोनेशन एक्सेस हो रही है स्टांस फेज में तो वो क्यों हो रही है, या हो रही है या नहीं हो रही है। तो इज देयर एनी एक्सेस प्रोनेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ गेट, क्या एक्सेस प्रोनेशन हो रही है कि फेज ऑफ गेट के स्टांस फेज में, जो गेट साइकिल है आपका बेसिकली उसके स्टांस फेज में हो रही है या नहीं हो रही, बेसिकली उसकी सिंपल सी है। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे आपको पता चल गया, जनरल मैंने बात की कि उस पूरी वुमेन की बॉडी की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है।
मतलब उसकी पूरी टेंडेंसी कितनी है, फॉल की टेंडेंसी क्यों है इतनी ज़्यादा। वाई डज दिस एल्डरली वुमन हैव अ टेंडेंसी टू फॉल, ठीक है, क्यों है ऐसे एल्डरली वुमन की इतनी टेंडेंसी क्यों है फॉल करने की। ये एक मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा क्वालिटेटिव, ठीक है। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि उसकी प्रोनेशन क्यों ज़्यादा है या है भी कि नहीं है, एक एक्सेस प्रोनेशन स्टांस फेज में आ रही है कि नहीं, ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो जनरल में ये होगा कि बेसिकली इसमें क्यों टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि एज का फैक्टर आ रहा होता है, बॉडी वीक हो रही होती है, अंदर मैकेनिज्म्स चल रहे हैं डिफरेंट तरह के जो मसल्स के मास को वीक कर रहे हैं, ठीक है। जनरल में ये हो गया, स्पेसिफिक में ये हो गया हाँ एक्सेस प्रोनेशन होती है ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ बेसिकली गेट, ठीक है। तो एक्सेस प्रोनेशन है तो स्टांस फेज में क्यों है, ठीक है, और है भी कि नहीं है, बेसिकली इसका आंसर ये है, ठीक है। सो अगर हम आंसर दें कि हाँ है क्योंकि हमारे पास बेसिकली फेज में ज़रूरत है, या अगर नहीं है तो हमारे पास उस फेज में ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली इसका आंसर स्पेसिफिक है, येस और नो, ठीक है। तो स्पेसिफिक का आंसर ज़्यादा येस और नो ही होता है, जनरल में आप बेसिकली डिटेल में बात कर रहे हो तो। फिर हमारे पास आ जाती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रॉब्लम्स। फॉर्मल प्रॉब्लम्स बेसिकली क्वांटिटेटिव को कहते हैं, इनफॉर्मल बेसिकली क्वालिटेटिव को कहते हैं। ये इन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म्स बस इंडल्ज कर दिए, ठीक है। इनफॉर्मल प्रॉब्लम्स आपको आइडिया हो गया। फॉर्मल प्रॉब्लम्स बेसिकली क्वांटिटेटिव है, हमने किस किस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नंबर्स के थ्रू आती हैं। अब सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, पार्टिकुलर गोल होता है कि हमने डिज़ायर फाइंडिंग, हमें क्या चाहिए, एक नंबर हमारे पास होता है कि हाँ इसकी बेसिस पे हमें चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है कि सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं कि किस किस तरह से आपने कौन सा प्रोसेस यूज़ करके उस आंसर तक पहुंचना है, जो सारा प्रोसेस आपको नीचे अभी बताया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू आपने सारे एरियाज कवर करने हैं, ठीक है। फिर सॉल्विंग अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, बेसिकली अब फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल में मेजर ये डिफरेंस है कि इनफॉर्मल आपके लिए ईजी होता है, मतलब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करोगे, फॉर्मल आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा बेसिकली न्यूमेरिकली, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को रीड करना है आराम से, ठीक है। फिर आपने उनको लिस्ट आउट करना है, उसमें जितनी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं उनमें जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं वो सारी, ठीक है। फिर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है वो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। फिर आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपने फार्मूलाज़ को राइट करना है, मतलब उसमें क्या क्या यूज़ हो सकते हैं फार्मूलाज़, ठीक है। फिर उसमें से करेक्ट फार्मूलाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये फार्मूलाज़ मुझे यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर आपने दोबारा प्रॉब्लम को रीड करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए, ठीक है। फिर आपने उसको फार्मूला में ऐड किया, फिर आपने उसको सॉल्व किया, फिर आपने आंसर को एक बार करेक्टली चेक किया कम्प्लीटली, ठीक है, चेक किया आंसर, और फिर उस आंसर को एक कंप्लीट इन एक ऐसा बॉक्स बना के ना उसके अंदर लिख दिया उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो प्रॉपरली एक सिंक्रोनाइज तरीके से आप सारे सॉल्व कर देते हो। जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ना, ऐसे ही क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो जब आपसे डेली लिविंग के रिलेटेड आती है, ठीक है। फिर आपके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि ये बिल्कुल एक टॉपिक है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसे यूनिट्स होते हैं, मैट्रिक सिस्टम होता है, ये इंग्लिश यूनिट्स होते हैं, कौन से हैं, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड्स, टाइम्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, मेजर चीज़ें जो आपकी थी वो कवर अप हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ गए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और बाकी डिटेल वीडियोज़ के लिंक्स या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, अबव द वीडियो, ऊपर भी वीडियो के एट द एंड ऑफ द वीडियो भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर प्लेलिस्ट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये कंप्लीट समरी थी हमारे पास चैप्टर 1 की।